हमारे सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त जुड़ गए। संजय, देखिए एक बड़ा झटका 326 सफल अभ्यर्थियों को लगा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? कुमार हैं, हमसे सर से ही बात करेंगे। सर, आज जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ कोर्ट का फैसला रहा सर? देखिए, जेपीएससी के मामले में सरकार की ओर से और जेपीएससी की ओर से दो महत्वपूर्ण गड़बड़ियां हुई थी और इस बारे में सिंगल बेंच का आदेश पहले ही आया था और विस्तृत आदेश आया था कि पेपर 1 के मामले में और क्लॉज 13 में जो निर्धारित मापदंड थे उस मामले में बहुत भारी गलती हुई है और जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उनको छोड़ देना और अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना ये गलत है। उस मामले और उस फैसले के ऊपर कई एक अपील फाइल की गई थी और वो अपील माननीय डिवीजन बेंच के सामने था, जिस पे एक विस्तृत सुनवाई हुई। वादियों की ओर से, अपीलार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट इत्यादि अपीयर किए थे दिल्ली से और जो रिट पिटिशनर्स थे उनकी ओर से मैं था। तो माननीय न्यायालय ने आज ये कहा है अपने आदेश में कि सिंगल बेंच के आदेश में किसी प्रकार के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज की जाती है। इसका मतलब है कि ऑनरेबल सिंगल बेंच ने जो कुछ फैसला दिया था, निर्देश दिए थे और संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई करने का जो गंभीर आदेश दिया था वो भी लागू रहेगा। और ये काफ़ी गंभीर विषय मानना चाहिए कि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जो वास्तव में नियुक्ति के योग्य थे उनको नियुक्ति मिल पाएगी और जो अयोग्य किस्म के अभ्यर्थी थे जिनको गलत तरीके से नियुक्ति दे दी गई थी वो नियुक्ति से बाहर हो जाएंगे। सर, एक जो आ रही है इसमें जो न्यूनतम अर्हता का एक जो मामला था जेंडर स्टडीज में, उसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, न्यूनतम अर्हता का मामला पेपर 1 में इस प्रकार का था कि क्वालिफाइंग नेचर का वो पेपर था और उसके मेरिट के मार्क्स, जो पास मार्क्स के ऊपर के मार्क्स है, उसको भी जोड़ दिए गए थे। ये एक महत्वपूर्ण विषय था और हमारी ओर से ये कहा गया कि ये चूंकि ये न्यूनतम अर्हता का पत्र है तो मैट्रिकुलेशन स्तर का पत्र है, तो इस स्तर की परीक्षा के मार्क्स जो मेरिट के हैं, यदि कोई कैंडिडेट 80 या 90 भी ले आता है तो उससे नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि 30 मार्क्स यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उसका मेरिट का जो मार्क्स है वो नहीं जुटेगा। इसी तरह से डिफरेंट अभ्यर्थियों के लिए डिफरेंट वर्ग के जो होते हैं उनके लिए मापदंड दिए गए थे और उनके मार्क्स निर्धारित किए गए थे क्लॉज 13 में, उसको भी नज़रअंदाज किया गया मेंस की परीक्षा का रिजल्ट निकालने के समय। यद्यपि जेपीएससी के द्वारा ये स्वयं कहा गया था प्रिलिमिनरी की परीक्षा जब हुई थी कि ईच पेपर यानी कि प्रत्येक पेपर में इस मार्क्स की बाध्यता है और एक अभ्यर्थी को उतना मिनिमम मार्क्स जो निर्धारित है लाना ही होगा। इस मापदंड को जेपीएससी ने बाद में जाकर के बदल दिया और सरकार ने भी सहमति दी, नियुक्तियां उसी प्रकार से हुई। तो ये दोनों मामले काफ़ी गंभीर थे और ऑनरेबल सिंगल जज का जजमेंट जो है वही बहाल रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी ऑनरेबल सिंगल जज की फाइंडिंग थी वो सही मानी गई है डिवीजन बेंच के द्वारा। कि 326 जो पूर्व अधिकारी नियुक्त हो गए, अपनी सेवा दे रहे थे, अब उनके का क्या होगा, उनका क्या होगा? देखिए, मेरे अंदाज से 326 अभ्यर्थी जो नियुक्त होकर के काम कर रहे हैं उनके मामले में भी सरकार को और जेपीएससी को नया निर्णय लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि 150 की संख्या में जो ऑलरेडी नियुक्त कर्मी हैं वो अब सेवा से बाहर भी हो सकते हैं और नए अभ्यर्थियों को जो पेपर 1 और क्लॉज 13 के मुताबिक योग्य हैं और जो सभी पेपर में पास किए हैं या हिंदी इंग्लिश में उनके कम भी मार्क्स हैं तो वो अब नियुक्त हो पाएंगे। ये बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा न्याय मैं समझता हूँ कि वैसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है जो अभी तक अन्याय का दंश झेल रहे थे। तो खुशी कहीं गम वाली बात हो गई। तो जो पहले चुने गए अभी सेवा में हैं तो उनके सामने अब क्या विकल्प है, कोई विकल्प है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि न्याय की जीत होनी चाहिए। न्याय यदि एक वर्ग के साथ होता है तो दूसरा वर्ग ये भी सोच सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। वास्तव में उनके साथ जो
अन्याय हो रहा है वो न्याय संगत है, क्योंकि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, वो उनके हक में थे नहीं। तो न्यायालय का फैसला तो सुप्रीम होता है, और जो बाकी अभ्यर्थी हैं बाहर होंगे, मैं समझता हूं कि वो सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख कर सकते हैं, या संतुष्ट होकर के वर्तमान जो 7वीं जेपीएससी की परीक्षा है वो लिख सकते हैं, इस प्रकार का कर सकते हैं। परंतु उनके लिए कोई दया की भावना रखना, खास करके तब जब उनकी नियुक्ति न्याय संगत नहीं थी, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी